हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हालचाल आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम करता हूं मैं लक्ष्य जेई 2024 बैच में। उम्मीद करता हूं सब बहुत ही बढ़िया होंगे, सब जोरदार होंगे। तो अगर मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर, एक बार फटाफट से थम्स अप कर दो। सेशन को आगे बढ़ाते हैं, आज सॉलिड स्टेट को खत्म कर देंगे। लास्ट सेशन है आज सॉलिड स्टेट का। हाँ जी बताओ, देखें एक बार थम्स अप करके बता दो भाई कि ऑडियो और वीडियो एकदम मस्त है, क्लियर है, सब कुछ बढ़िया है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जल्दी करो ये काम, फटाफट करो, देखें फास्ट। सब ठीक है? ओके 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 ओके, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। हाँ जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं अब ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बेटा। लास्ट वाला जो अपना सेशन था, लास्ट वाली क्लास, वो किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी और इस वजह से नहीं हो पाई क्लास, है ना। छोटी मोटी तबीयत खराब होती तो फिर तो मैं ले लेता, है ना। आप लोगों को पता ही है, पहले भी हुआ ऐसा, लेकिन क्लासेस हुई है अपनी। यस, लेकिन अभी आई एम परफेक्टली फाइन, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अच्छा देखो, मतलब चलो ठीक है। खुशी तो कल तो तुम्हें क्लास एकदम से कैंसिल हुई तो तुम्हें समझ तो आया होगा, मजा तो आया होगा, है ना। एकदम से मैसेज आया ऐसे नोटिफिकेशन की क्लास कैंसिल हो गई है ना। अब देखो चलो ठीक है भाई, मतलब खुशी तो होती है, ये तो अच्छी बात है ना। और इसमें कोई बहुत ज्यादा बुराई भी नहीं मानता हूं मैं। लेकिन बता, एक बच्चे ने क्या किया कल, एक बता एक बच्चे ने क्या किया कि वो इंस्टाग्राम पे मुझे टैग किया सबसे पहले तो, है ना। और उसकी वो फोटो स्क्रीनशॉट लेके ना, कि वो नोटिफिकेशन आया ना तुम्हारे पास, वो कि केमिस्ट्री क्लास हैज बीन कैंसिल्ड ड्यू टू सम रीजंस, है ना, उसका स्क्रीनशॉट लिया और उस पे मुझे टैग किया और फिर नीचे लिखा हैप्पीनेस। मैंने कहा भाई इतना भी सच नहीं बोलना होता, और वो भी उस मास्टर को टैग करके जो तुम्हें पढ़ा रहा है। देख रहे हो, मतलब आजकल भाई कोई खौफ ही नहीं रहा टीचर का, है ना। कोई डर वर रहा ही नहीं आजकल। हम तो खुलेआम मुंह पे बोलते हैं, है ना, कि भाई तेरी क्लास कैंसिल होगी, में मजा आ गया, है ना। देख रहे हो आजकल, मतलब आजकल की दुनिया है, तो ऐसा ही है भाई, मतलब क्या करें हम, बहुत बुरा हाल है ना। चलो आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, फिर आ जाओ। आज बेटा हम लोग, हाँ जी आज हम लोग लास्ट सेशन देखने वाले हैं। सॉलिड स्टेट चैप्टर को आज फिनिश कर देंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, मुश्किल तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन ये मुश्किल है नहीं बेटा। जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे सॉल्व तो तुम्हें मजा आएगा, है ना। सारे क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व हो जाएंगे, ये अपनी गारंटी है। आओ देखें आज वाले सेशन में क्या क्या करने वाले हैं बेटा। सबसे पहले तो हम लोग होमवर्क डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद आज का जो अपना मेन टॉपिक है ना, वो है बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यस, ये अपना मेन टॉपिक है, थ्योरेटिकल टॉपिक है। बहुत ज्यादा डिटेल में इसके बारे में हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में है ना। तो पूरा थ्योरी रहेगा आज वाले सेशन में। ब्रैक्स लो वैसे डायरेक्ट आपके सिलेबस में नहीं है, केमिस्ट्री के सिलेबस में, हालांकि मैथ्स में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री उसमें फिजिक्स में आता है ब्रैक्स लो, ज्यादा यूज इसका। लेकिन जितना भी हमारा पार्ट है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि इसका एक आधा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में दिया हुआ ब्रैक्स लो का, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं। इस पर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना। आइए फिर, तो लास्ट क्लास में बेटा आपको कुछ होमवर्क दिए गए थे, और उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा। आ जाइए, आइए, हाँ जी आ जाओ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखता है केबीआर इज डॉप्ड विद 10 टू द पावर -5 मोल % ऑफ SrBr2। ये चीज मैंने आपको सिखा दी थी, ये चीज मैंने आपको सिखा दी थी कि अगर बेटा 1 मोल केबीआर होगा तो इसका मतलब 100 मोल में 10 टू द पावर -5 मोल है। तो 10 टू द पावर -5 मोल का मतलब समझते हो क्या, कि अगर आपने 100 मोल केबीआर ले रखा है तो उसमें 10 टू द पावर -5 मोल किसका था बेटा। पढ़ाई वाले मोड में आओ जल्दी से, आज हमें काफी कुछ पढ़ना है, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ml नहीं है बे, मोल है। हाँ 1 मोल में कितना हो जाएगा बेटा, 10 टू द पावर -7 मोल SrBr2। यस, और बेटा अगर मैं इस मोल को कन्वर्ट कर देता हूं किस में, इस मोल को कन्वर्ट कर देता हूं नंबर ऑफ एटम्स में, तो Na को आप 10 टू द पावर -7 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, किसके, इतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे SrBr2 के। और आपको एक चीज बताई थी लास्ट क्लास में, यस आपको एक चीज बताई गई थी बेटा, आपको एक चीज बताई गई थी ना, क्या, कि अगर नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज जो होती हैं, नंबर ऑफ कैटायनिक वैकेंसीज जो होती हैं बेटा किसके बराबर होंगी, किसके बराबर होंगी भाई, वो बराबर होंगी सर नंबर ऑफ SrCl2 मॉलिक्यूल्स, SrBr2 मॉलिक्यूल्स के बराबर। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन था,
है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। तो हमारे पास नंबर ऑफ SrCl2 मॉलिक्यूल Br2 मॉलिक्यूल्स कितने हैं, इतने हैं साहब। तो इतनी कैटाइनिक वैकेंसी है बेटा, इतनी कैटाइनिक वैकेंसी कितने मोल में है सर, 1 मोल में है। 1 मोल मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो, Kbr का कितना आएगा, हाँ जी। अरे भाई Kbr का मॉलिक्यूलर मास कितना मिला, ये मिला होगा 80, 80 और 40 कितना होता है 120, तो 119 मिला गया, यस यस। अरे बेटा 119 मिला क्या, 119 ग्राम Kbr, 119 ग्राम Kbr में बेटा Na इंटू 10⁻⁻7 कैटाइनिक वैकेंसीज है, यस। और हमसे पूछा है 1 ग्राम Kbr में कितनी होगी, आप बोलोगे 119 ग्राम में इतनी है जनाब, 1 ग्राम में इसको आप 119 से डिवाइड कर दो, इतनी कैटाइनिक वैकेंसीज आ जाएगी। इसको मेरे हिसाब से आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। मैंने ऐसे सुना है तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त है, और तुम्हारी कैलकुलेशन के भैया चर्चे बहुत दूर दूर तक है ना, हो जाएगा। अरे बोलो, तो ये वैल्यू 5 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी, 5 पॉइंट कुछ समथिंग आएगी, जिसको आप लिख सकते हो 5 × 10⁻14 आ जाएगा। ठीक है ठीक है, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। आगे आओ, आगे चलो। एक और क्वेश्चन दिया था आपको बेटा, इसका क्या सॉल्यूशन मिला था, हाँ जी हाँ जी, इसका क्या सॉल्यूशन मिला था आपको, ये वाला क्वेश्चन भी था। कोई कह रहा सर गलत सुना आप लोगों ने, हैं? हाँ देखो बेटा, ये दिया हुआ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट इज शोन बाय, इसके द्वारा, ये तो इसके शक्ल से ही दिख रहा है कि इसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ना। तो इन द क्रिस्टल सम Fe2+ cations आर मिसिंग एंड लॉस ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज कंपनसेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ Fe3+ आयन। बहुत ही बढ़िया बात है। जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ हो Fe.93O, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे साहब जो ऑक्सीजन के आयंस हैं बेटा, ऑक्सीजन के जो आयंस है मान लेते हैं वो 100 है, ये अपने मर्जी से माने, हमने ये अपनी मर्जी से माने, क्योंकि परसेंटेज को 100 से लेके कैलकुलेट करना आसान हो जाता है ना। तो इसके 100 मान लो, तो Fe के आयंस कितने रहे होंगे बेटा, Fe के आयंस रहे होंगे, देखो अगर ये 1 है तो ये 0.93 है, और अगर ये 100 है तो ये 93 होंगे। अब 93 में से कुछ आयंस ऐसे हैं जो Fe3+ है, और कुछ आयंस ऐसे हैं जो Fe2+ है। मैंने मान लिया Fe2+ आयंस है X, तो बेटा जल्दी से बताओ Fe3+ आयंस कितने होंगे सर, ये हो जाएंगे आपके 93 - X। यस, हमें एक चीज ध्यान में रखनी होती है, हमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है वही टोटल नेगेटिव चार्ज के बराबर होगा किसी भी आयनिक सॉलिड में। तो अगर आपके ऑक्सीजन के बेटा 100 आयंस हैं, तो इसका मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज कितना होगा 200। अरे बोलो, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे 2- चार्ज होता है, तो 100 ऑक्सीजन पे -200 चार्ज हो जाएगा। इसका मतलब बेटा टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना होना चाहिए, +200 होना चाहिए। अरे बोलो यस सर, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा कहां से, Fe2+ और Fe3+ से। एक Fe2+ पे 2 यूनिट चार्ज है, तो X Fe2+ से 2 × X यूनिट चार्ज हो जाएगा। यस, एक Fe3+ पे 3 यूनिट चार्ज है, तो 93 - X पे 93 - X × 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और बेटा इसको आप इक्वल कर दोगे किसके, 200 के, है ना। तो सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐसी क्या बात है सर, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, अब 27, 279 - 3x = 200। फटाफट से सॉल्व कीजिए, सही किया ना मैंने, हाँ फटाफट से सॉल्व करो महाराज। और क्या आपको x की वैल्यू 79 मिल गई क्या, बहुत बढ़िया जी, x का वैल्यू 79 मिल गया। और x क्या बेटा Fe2+, हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है Fe2+ का। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, टोटल Fe कितने हैं सर 93 है, और उसमें से Fe2+ कितना है सर 79 है, इंटू 100%, कहानी खत्म। ये वैल्यू कितनी मिल रही है ईमानदारी से बता दो, यस 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 यस, कितना मिल रहा है भाई, कितना मिल रहा है, क्या ये वैल्यू 85 मिल रही है क्या, है भाई, अरे बोल दादा, हाँ ना बोलना पड़ेगा दादा, 85, यस यस यस, बस खत्म, फिनिश फिनिश फिनिश, है ना है ना है ना है ना, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हो गया, खत्म हो गया, बस आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है यार, सेम क्वेश्चन 2013 का, सेम ही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ना। देखो वहां पर भी हमें देखो अभी जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, उसमें Fe.93O दे रखा था, यहां पर क्या दे रखा है M.93O। अरे बोलना भाई, इसका मतलब इसको भी सॉल्व करोगे ना, तो Fe2+ मतलब M2+ कितना मिलेगा, M2+ कितना मिलेगा 85%। अरे बोलना भाई, अगर M2+ 0.5 मिलेगा तो M3+ कितना हो जाएगा, 85 ही आया था क्या, हाँ हाँ हाँ, विच एक्सिस्ट हैज M3+,
तो M3 प्लस कितना हो जाएगा? 15? हाँ हाँ 15 हो जाएगा क्या? या सॉल्व करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा क्या? सॉल्व करें? अरे चलो ठीक है यार, मतलब ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसी क्या बात है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, M.93 है, ये वाला है। ठीक है ठीक है ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट हैज M3 प्लस, ये हमसे पूछा है। अच्छा ऑप्शन रॉन्ग है इसके। अच्छा देख लेते हैं क्या ऑप्शन रहता है, क्या सॉल्यूशन आता है, देख चेक कर लेते हैं ना, हो सकता है ऑप्शन गलत हो, देख लेते हैं ना। देखो हमने मान लिया कि भाई ऑक्साइड जो आयंस हैं सर, ऑक्सीजन आयंस है वो 100 है। वापस से कर लेते हैं, सेम इक्वेशन है वैसे, है ना। तो जो M आयंस होंगे सर वो हो जाएंगे 93। यस सर, इसमें से मान लेते हैं M3 प्लस जो है सर वो है X, तो सर M2 प्लस आयंस कितने हो जाएंगे सर, वो हो जाएंगे 93 माइनस X। बोलो यार, हाँ ना बोलना यार। यस तो सर टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होगा सर, टोटल पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो 200 के बराबर होगा। और पॉजिटिव चार्ज कहां से आएगा? 3x प्लस 2 इंटू 93 माइनस एक्स इज इक्वल टू 200। इसको सॉल्व करियो, इसको सॉल्व करियो मेरे भाई, कितना मिल रहा है सर? 9 दूनी 18 मिलेगा, माइनस 2x इज इक्वल टू 200। तो यहां से x का वैल्यू कितना मिल गया? x इज इक्वल टू 14 मिल रहा है क्या? चेक करियो ना यार, कितना मिल रहा है भाई? कुछ गलत तो नहीं किया ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, 14 मिल रहा है ना x का वैल्यू? ए भाई बता ना यार, x इज इक्वल टू 14 आ रहा है क्या? और अगर तेरा x इज इक्वल टू 14 आ रहा है ना, तो परसेंटेज x किसकी वैल्यू है? x किसका वैल्यू है? x है सर M3 प्लस का। यस यस 14 ही आ रहा है ना, सही किया ना? हाँ चेक कर लियो भाई। तो परसेंटेज M3 प्लस कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा x अपॉन 93 इंटू 100। ठीक है, तो x की वैल्यू है हमारे पास 14, 14 अपॉन 93 डिवाइडेड बाय 100, यह आपको परसेंटेज मिलेगा। कैलकुलेशन करने में मैंने सुना है तुम लोग बहुत जबरदस्त हो, खतरनाक माहिर हो, है ना। ये कैलकुलेशन चलो फिर भी मैं ही सॉल्व कर देता हूं, इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपके सामने लिख ही देते हैं। क्या रहता है? 14 को डिवाइड कर दो सर 93 से, कितना मिल रहा है सर? 15%। सर ये तो बिल्कुल 15% आएगा, ये तो भाई बिल्कुल 15% आएगा दादा, है ना। इसका आंसर 15% है, किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसको हटा के 15 कर लो, है ना है ना है ना है ना। हाँ 15% खत्म। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी बिल्कुल 15% आएगा, मान लिया आपकी बात, बिल्कुल आपकी बात है ना। हाँ आपकी बात बिल्कुल सही है। ठीक है जी, है ना। तो ये क्वेश्चन तो बेटा दोनों सेम ही तरीके के थे, एक ही तरीके के क्वेश्चंस थे। अब हम लोग उस ट्रिक की बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बोला था, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, है ना। मैंने आपसे कहा था मैं वो जो ट्रिक है वो आपको बताने वाला हूं। यस 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 यस, है ना। ये है बेटा आपके सामने ट्रिक, बहुत आसान है। और मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने रिवाइज तो अच्छे से कर लिया होगा, इसको याद कर लिया होगा अब तक, है ना। तो जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो थोड़ा सा आप लोगों का फायदा हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, सिटी सिटी उसमें है ओम, और उस पे आपका दिल आ गया, है ना। सिटी में ओम, उस पे दिल आ गया हार्ट, सिटी ओम हार्ट, ऐसे याद रखो। क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे कि सिटी, कोई कहेगा सर मैं तो गांव में रहता हूं, तो गांव, अरे भाई तू कहां पे भी रहता हो भले, यहां पर जो ट्रिक है वो सिटी के हिसाब से बनी हुई है। यस, ये कैसे याद रखना है बेटा? याद रह जाएगा मेरे हिसाब से, सिटी ओम हार्ट, एच आर टी। देखो सी से क्या है क्यूबिक, टी से क्या है टेट्रागोनल। सुनियो मेरी बात, अब टी से दो चीज आएगी, क्या आएगा? टी से दो चीज आएगी। देखो यहां पर भी टी है और यहां पर भी टी है, जो सबसे नीचे वाला टी है ना उसको बोलो ट्राइक्लिनिक है। वो जो नीचे वाला टी है ना बेटा वो क्या है? ट्राइक्लिनिक। तो ऑब्वियस ही बात है ऊपर वाला क्या रहेगा? टेट्रागोनल रहेगा। यस, अरे बोलना यार, यस यस यस, बहुत बढ़िया। तो देखो, तो सी से आ गया क्यूब, टी से टेट्रागोनल, ओ से ऑर्थोरोम्बिक, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। एम से मोनोक्लिनिक होता है, एच से हेक्सागोनल होता है, आर से रोम्बोहेड्रल होता है, टी से लास्ट वाला ट्राइक्लिनिक आ जाएगा। अब सुनियो मेरी बात, सबसे पहले आपको एबीसी याद रखने का तरीका बता देते हैं। देखो जो सबसे ऊपर वाला होता है ना क्यूबिक, उसमें तीनों चीज बराबर होती है। यस, तीनों चीज बराबर। उसके बाद जो दूसरा आएगा उसमें बी और सी बराबर नहीं होंगे, एक बराबर नहीं होंगे। उसके बाद जो तीसरा वाला आएगा उसमें दोनों ही बराबर नहीं होंगे, कोई बराबर नहीं होगा। देख रहे हो, इसमें सब बराबर, इसमें ये बराबर नहीं, इसमें कोई बराबर नहीं। ठीक है, अब यही चीज वापस रिपीट होगी, यही चीज वापस रिपीट होगी। देखो ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया, और ये रिपीट हो गया। देख रहे हो मेरी बात, समझे?
तो ये ABC याद करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तीनों बराबर, दो बराबर नहीं, कोई बराबर नहीं, फिर इसी चीज को वापस रिपीट कर दो, ये चीज एज इट इज वापस रिपीट होगी। और जो सबसे लास्ट वाला होता है ना ट्राइक्लिनिक, जो सबसे लास्ट वाला होता है ना ट्राइक्लिनिक, उसमें कुछ भी बराबर नहीं होता। देख लो, आपको मैंने क्वेश्चन भी करवाया था और ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया है, क्वेश्चन पूछा भी गया है कि जो सबसे अनसिमेट्रिक, जो अनसिमेट्रिक सबसे ज्यादा है वो कौन सा, वो ट्राइक्लिनिक है। क्योंकि ट्राइक्लिनिक में ना तो ABC बराबर होता है, ना ही अल्फा बीटा गामा बराबर होता है। यस यस, अरे बोलो ना यार। वैसे इसकी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, लोग अलग अलग तरीके से, बहुत सारे तरीके से बताते हैं, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि ये वो ट्रिक है, ये वो ट्रिक है जिस ट्रिक को याद करने के लिए एक और ट्रिक नहीं बनानी पड़ती, है ना। बहुत बार हम लोग ऐसे ट्रिक्स देखते हैं जिसमें ट्रिक को याद करने के लिए एक और ट्रिक बनानी पड़ती है। तो सीधा सा एक बात ध्यान रखो, CT ओम हार्ट, CT ओम HRT, जिसमें सबसे पहले तीनों बराबर, दो बराबर नहीं, कोई बराबर नहीं, और इसी चीज को वापस रिपीट कर दो। सबसे जो नीचे वाला है उसमें सब कुछ, कोई भी बराबर नहीं होगा। यस, अब देखो इधर आओ, अल्फा बीटा गामा की बात करते हैं, अल्फा बीटा गामा की बात करते हैं। बेटा अल्फा बीटा गामा में शुरू वाले जो तीन है वो बराबर रहेंगे, शुरू वाले जो तीन है वो सेम रहेंगे, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90, अल्फा बीटा गामा 90। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में बेटा जी जो है ना, बेटा जी नाराज हो गए, अल्फा और गामा तो ठीक है, बेटा नाराज हो गया, बोले मैं 90 नहीं रह रहा। कौन नाराज हुआ? बेटा नाराज हुआ, ठीक है बहुत बढ़िया, बेटा 90 नहीं रहा। उसके बाद कौन नाराज हुआ? मां नाराज हुई। पहले कौन नाराज? बेटा नाराज, बेटा 90 नहीं रहा। फिर कौन नाराज? मां बोले तो गामा, अबे अल्फा बीटा गामा। यस, अल्फा बीटा गामा, गामा जो था, अल्फा और बीटा तो 90 रहे, लेकिन गामा जो था वो 120 रहा। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें एंगल 120 होता है, और वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है? हेक्सागोनल है। इस बात को याद रखें, इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है, कभी बना दे वो। ठीक है, यस यस यस। हाँ, तो पहले बेटा नाराज, 90 नहीं रहा। फिर उसके बाद मां नाराज, बोले मैं 90 नहीं रहूंगी, मैं 120, क्योंकि मां तो उससे भी बड़ी है, तो एंगल 120 बना लिया उन्होंने। फिर उसके बाद जब सेकंड लास्ट आया रोम्बोहेड्रल, सब खुश हैं, लेकिन बोले आज 90 से मन भर गया हमारा, है ना, हम सब एक हैं लेकिन हम 90 नहीं है। और सबसे लास्ट वाला जो कहता है मैं तो भैया कुछ भी मेरा तो सेम नहीं है। यस यस, हाँ, तो मैं तो यही चाहता था कि आपको बिना ट्रिक ही याद हो जाए, है ना। सबसे बड़ी चीज तो यही है ना, सबसे बड़ी चीज तो यही है कि बिना ट्रिक याद हो। लेकिन ये छोटी सी ट्रिक भी है, अगर आप लोगों ने कोई और ट्रिक याद कर रखी है तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तब भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक जुगाड़ होता है, ट्रिक का मतलब और कुछ नहीं होता, है ना। ट्रिक ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ ऐसी चीज आ जाए जो जिससे हमारा कोच बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। लेकिन ये चीज ऐसी है जिससे आप क्वेश्चन सारे करके आ जाओगे। क्या याद रखना है? CT OM HRT, है ना, CT ओम हार्ट। और सबसे पहले अगर ABC की बात करें तो सब बराबर, दो बराबर नहीं, कोई बराबर नहीं, इसी चीज को वापस रिपीट कर दो, कोई बराबर नहीं, एक दो बराबर नहीं, सारे बराबर। और सबसे लास्ट वाला जो होता है उसमें कुछ भी बराबर नहीं होता। यहां पर अल्फा बीटा गामा की बात करोगे तो अल्फा बीटा गामा तीनों में सेम रहेगा, फिर उसके बाद बीटा सेम नहीं रहेगा, फिर उसके बाद गामा सेम नहीं रहेगा, फिर उसके बाद सारे सेम रहेंगे लेकिन 90 नहीं रहेंगे, और सबसे लास्ट वाले में कोई सेम नहीं रहेगा, बस खत्म, है ना। इसकी हेल्प से आप ये भी कर सकते हो कि भाई जैसे मान लो क्वेश्चन आए तो आप छोटी सी टेबल भी बना सकते हो लास्ट में फटाफट से, है ना, और इस तरह से आप याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलो ठीक है भैया, जिसको पसंद आया हो बहुत बढ़िया बात है, ना भी पसंद आया हो कोई बात नहीं, जिस दिन क्वेश्चन सॉल्व करोगे उस दिन याद करोगे, है ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, अब आगे चलें हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। यस 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 यस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन स्टार्ट करें। यस, विदाउट ट्रिक अच्छा याद रह जाएगा, बहुत बढ़िया बात है, वो तो सबसे बढ़िया, इससे तो कुछ और अच्छा हो ही नहीं सकता। हाँ जी बेटा, तो हम लोग बात करने वाले बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं हमें दो तरह की प्रॉपर्टीज पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे बेटा? एक हम लोगों ने पढ़नी है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और फिर उसके बाद जो दूसरी पढ़ेंगे वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। दूसरी कौन सी पढ़ेंगे बेटा? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। वैसे मेरा ये मानना है कि ये वाला जो टॉपिक है, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैथ्स का पार्ट आपको ज्यादा लगता है। इसमें जब हम लोग पढ़ेंगे तो मैथ्स वाले पोर्शन आपको ज्यादा लगेगा। यस, है ना। देखो अभी समझ, मैथ्स नहीं सॉरी फिजिक्स का पोर्शन ज्यादा लगेगा। मैं आप बोलोगे सर मैथ्स कहां से आ गया इसमें,
आओ जी, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। देखो, तीन चीजें आप लोगों ने सुनी होंगी भाई लोगों, आप लोगों ने तीन चीजें सुनी होगी। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। ये हम लोग किस किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, किस तरह से क्लासिफिकेशन करते हैं, ये हम लोगों ने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटीज। किस तरह से क्लासिफाई किया बेटा? उनकी कंडक्टिविटीज के बेसिस पे, कि अगर आपका कंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, अगर आपका इंसुलेटर है तो बेटा उसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी, और अगर सेमीकंडक्टर है तो उसकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर से तो ज्यादा है लेकिन कंडक्टर से कम है। यस, यही होता है ना? अरे बोलो, देखो यहां पर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए। ये कंडक्टिविटी की बेटा वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दादा आपको याद होनी चाहिए। कंडक्टर के केस में होता है 10⁴ से 10⁷, है ना? एस मीटर इनवर्स लिख सकते हो, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स लिख सकते हो। फिर उसके बाद आता है आपका सेमीकंडक्टर 10⁻² से 10⁻10, सॉरी इंसुलेटर, और सबसे लास्ट में आता है आपका कौन सा? सेमीकंडक्टर, जिसमें होता है 10⁻6 से 10⁴ तक। बोलो 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 भाई, पूरा थ्योरेटिकल रहेगा, पूरा थ्योरी रहेगा आज वाले पोर्शन में, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस यस, अरे समझ में आ गई बात? तो मेरे हिसाब से ये तीनों में कोई दिक्कत नहीं है। कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा, इंसुलेटर की सबसे कम, और सेमीकंडक्टर की बिल्कुल बीच में। अब इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। कह रहा है इसकी भी कोई ट्रिक बता दो। हाँ, इसका कोई ट्रिक नहीं है भैया। अब देखो, हम लोग बात करते हैं बेटा कैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को या फिर कंडक्टेंस को आप एक बेंड थ्योरी होती है उसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, आप लोगों ने बेंड थ्योरी पढ़ी है क्या फिजिक्स में? हाँ जी हाँ जी, अरे बोलो ना यार। अरे आप लोगों ने बेंड थ्योरी पढ़ी है क्या? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? आ गया क्या तुम्हारा ये पार्ट? आ गया क्या ये पार्ट? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, लिखना है, नोट करना है? लो 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 भाई, नोट करो भाई। ये मुझे लग रहा है तुम नोट के चक्कर में आज टॉपिक खत्म नहीं करने दोगे। हाँ हाँ, करो करो, नोट करो बेटा, नोट करो। अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नोट कर लो बेटा, नोट करो, कोई बात नहीं, देख लेंगे, अभी यहां देख लेंगे, ऐसी क्या बात है। हाँ, कर लो बेटा, नोट कर लो, आराम से करो, और हो जाए तो डन लिख देना, फिर आगे चलेंगे। हो जाए तो डन लिखना बेटा, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी, हो जाए तो डन लिखना, फिर आगे चलते हैं। हो गया भाई लोगों, आज थोड़ा सा रहम करना, ये लिखने वाले मामले पे थोड़ा सा रहम करना, क्योंकि आज थ्योरेटिकल पोर्शन काफी है, तो जितना लिख पाओ उतना अच्छा है, ना लिख पाओ तो उसको घर पे जाके आराम से क्लास खत्म होने के बाद लिख लेना। ठीक है ना? ठीक है, ऑल राइट। आइए फिर आगे चलते हैं बेटा। तो ये वाली है बेंड थ्योरी, क्या कहती है? देखो, आप लोगों ने पढ़ा है केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग तो जरूर पढ़ा होगा, है ना? केमिकल बॉन्डिंग तो जरूर पढ़ा होगा। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोग पढ़ते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी नाम याद है तुम्हें? और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप पढ़ते थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, याद है? अरे बोलो 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 बोलो, याद है ना ये चीज? एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते थे। कॉम्बिनेशन दो तरह का हो सकता था, एक आप लोग लिखते थे ना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। यस यस, ये तो याद होगा, ये तो मना नहीं कर सकते, ये तो हमने नहीं पढ़ा है। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो, यहां पर दो तरह के आपके ऑर्बिटल्स हैं, एक है वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स जिसमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और दूसरे हैं ऐसे ऑर्बिटल्स जो खाली हैं, जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन अभी प्रेजेंट नहीं है। तो ये जो ऑर्बिटल्स है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये आपस में मिलके फॉर्मेशन करते हैं किसका? बैंड का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो होते हैं ये आपस में मिलके क्या बनाते हैं? बैंड बनाते हैं। अब आप बोलोगे साहब बैंड क्या है? बैंड अपने आप में और कुछ नहीं है, ये एक तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का सेट है जिनके बीच एनर्जी का गैप बहुत कम है। यस, तो ये जो बैंड है, बैंड अपने आप में और कुछ नहीं, दिस इज जस्ट अ सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जस्ट सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जिनके बीच एनर्जी का गैप काफी कम हो जाता है। ठीक है ना? तो अगर वो खाली हैं तो ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स
को आप उनके सेट को नाम दोगे कंडक्शन बैंड। यस, और जो फील्ड है जिनमें आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उसको बेटा बोला जाता है वैलेंस बैंड। तो यहां पर दो तरह के बैंड हैं, एक होता है कंडक्शन बैंड और एक होता है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, मेरी बात समझ में आ रही है? कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड में क्या होगा, जो आपके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से जो बना है दैट इज योर कंडक्शन, आपका वैलेंस बैंड। और जो खाली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनसे जो बना है वो है कंडक्शन बैंड। यस, देखो ये चीज यहां पर भी लिखी हुई है, The atomic orbitals of metal atom form molecular orbitals, ये हम लोगों ने बता ही दिया। और ये जो molecular orbitals होते हैं ये आपस में इतने नजदीक होते हैं एक दूसरे के as to form a band। बैंड हो गया molecular orbital, बहुत सारे molecular orbitals जो एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में। तो जो खाली orbitals हैं उनसे बनता है कंडक्शन बैंड, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उनसे बनता आपका वैलेंस बैंड। अब सुनना मेरी बात, अगर आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है, अगर आपका इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में है तो इसका मतलब वो जो मटेरियल होगा वो कंडक्टिविटी शो करेगा। क्या कह रहा हूं मैं? अगर आपका इलेक्ट्रॉन, बेटा ड्रॉ करना है कर लो, नहीं करना है मत करो, इससे कोई बहुत ज्यादा, हाँ बना लो इसको, इसे इसको बनाने में कोई टाइम थोड़ी ना लगेगा, ऐसा तो है नहीं सालों लगेंगे, है ना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बना लो, 2 लाइन का है। हाँ, तो कंडक्शन बैंड में अगर आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसका मतलब वो जो मटेरियल होगा वो कंडक्टिविटी शो करेगा। अब देखो, जो आपकी मेटल्स होती हैं, हम लोग कहते हैं कि जो मेटल्स होते हैं बहुत तगड़े कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। यस, तो वो तगड़े कंडक्टर होने का रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बेटा कि उनके जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, देखो इन्होंने आपस में क्या कर रखा है? ओवरलैप कर रखा है। तो यहां तो दोनों ऑर्बिटल ओवरलैप हो रखे हैं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में कोई एनर्जी का डिफरेंस नहीं है। इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़े आराम से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है ना? मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही? इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो बड़े आराम से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है। और आप कहोगे अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग किसकी? इंसुलेटर की। इंसुलेटर के केस में क्या होता है, जो आपका वैलेंस बैंड है, जो आपके फिल बैंड है जिसको हम लोगों ने वैलेंस बैंड नाम दिया है, जो आपका वैलेंस बैंड है और जो आपका कंडक्शन बैंड है, इसके बीच बहुत ज्यादा एनर्जी का गैप होता है। इन दोनों के बीच एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का यहां से यहां पहुंचना पॉसिबल नहीं है। और अगर आपका इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं पहुंच पा रहा, अगर आपके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट मींस आप कहोगे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। यस यस यस। और फिर आता आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है उस केस में जो आपका वैलेंस बैंड है और जो बेटा आपका कंडक्शन बैंड है, इसके बीच एनर्जी का गैप तो होता है लेकिन ये एनर्जी का गैप बहुत कम होता है। इसी वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है और इनकी कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होगी वो मेटल के कंपैरिजन में या फिर कंडक्टर्स के कंपैरिजन में कम होगी, लेकिन आपका जो इंसुलेटर है इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, इसमें नहीं समझ में आने वाला कुछ है नहीं भाई। हाँ, ये एनसीईआरटी का ये डायग्राम एनसीईआरटी। इस वाले पोर्शन में जितना भी टॉपिक हमें पढ़ना है ना, इस वाले पोर्शन में जितना भी टॉपिक हमें पढ़ना है ना, वो सारे टॉपिक वही हैं जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हैं, है ना? इसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ना हमें, है ना? इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो अब देखो वापस से एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, वापस से मैं रिपीट कर देता हूं। एक होता है कंडक्शन बैंड, एक होता है वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसका मतलब वो मटेरियल कंडक्टिविटी शो करेगा। यस, अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है मतलब वो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो आपकी मेटल्स होती हैं उसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके बीच या तो बहुत ही कम एनर्जी का गैप होता है या फिर कोई गैप होता ही नहीं। इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में चला जाए, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सकता है और कंडक्टिविटी की वैल्यू शो करेगा बहुत जबरदस्त। अगर आपका इंसुलेटर है तो इन दोनों के बीच एनर्जी का गैप बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जा पाएगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। खत्म। और सबसे लास्ट में आता है बेटा सेमीकंडक्टर। यहां पर एनर्जी का गैप बहुत कम है। यस, तो ये कंडक्टिविटी शो करेगा लेकिन इसके कंपैरिजन में ज्यादा और इसके कंपैरिजन में कम। सिंपल सी तो बात है यार, बहुत आसान सी चीज है, बहुत ही तो सिंपल चीज है भाई, है भाई? हाँ, तो अब एक चीज देखो, आप लोगों ने कहा, एक आपका डाउट वापस है कि साहब बैंड क्या होता है? अरे भैया बैंड अपने आप में कुछ नहीं है, बैंड का मतलब है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बैंड का क्या मतलब है?
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, जिनकी एनर्जी में बहुत कम डिफरेंस है, ऐसे अगर आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बहुत सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक साथ रख दोगे तो जो चीज बनेगी उसको बोला जाएगा बैंड। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स अगर एक साथ बहुत सारे रख दोगे तो उसको बोला जाएगा बैंड। तो बैंड अपने आप में और कुछ नहीं है, सेट ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। मेरी बात समझ में आई? यस यस यस, ठीक है। हाँ देखो, तो मैं आपसे कह रहा था ना, लिखता है बेटा, ये वाली चीज लिखने की जरूरत नहीं है। इफ दिस बैंड इज पार्शियली फिल्ड और ओवरलैप विद अ हायर एनर्जी लेवल अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो बहुत आसानी से होगा। ये वाली चीज मैं आपको समझा चुका हूं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये वाली जो 2 लाइन है इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, हालांकि मैं पीडीएफ में डाल दूंगा, ये वाली 2 लाइंस में पीडीएफ में डाल दूंगा, लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप ये वाली चीज लिख लेना सिर्फ। अगर किसी को कभी बैंड में डाउट आएगा कि बैंड क्या है, तो वो यहां पर लिखा है ना, कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं मेटल के, वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एनर्जी में बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, तो उसको बोला जाएगा बैंड, है ना। ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जो सेट है दैट इज नोन एज बैंड। ठीक है, अरे भाई अब तो समझ में आ गया ना? यस यस, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो ये तो बात होगी मेटल्स की, कि मेटल्स में ये जो गैप होगा ये बहुत ही कम होगा। अब हम लोग बात करते हैं बेटा सेमीकंडक्टर्स की। सेमीकंडक्टर्स की हम लोग बात करते हैं। यस, तो देखो सेमीकंडक्टर, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे भाई फिजिक्स में। हम लोग तो यहां सेमीकंडक्टर की धूल भी नहीं उड़ाते, ऐसे धूल भी नहीं उड़ाते। बहुत ही छोटी चीज हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इनिशियल पोर्शन है जो हम लोग इस वाले टॉपिक में पढ़ते हैं। बाकी आप सेमीकंडक्टर के बारे में पूरे चैप्टर का चैप्टर है आप लोगों का, है ना। सेमीकंडक्टर्स फिजिक्स में है ना, आप लोगों का पूरा चैप्टर है, वहां पर आप लोग पढ़ोगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर के केस में अभी आपको बताया था कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ये काफी कम होता है। यस, और इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं वैलेंस बैंड से। यस, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला गया, कंडक्टिविटी शो कर देगा। ठीक है, अगली जो लाइन लिखी है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगली जो लाइन लिखी है बेटा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यस, क्या लाइन लिखी है? लिखता है कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर्स की, वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ इंक्रीज करती है। आपको अगर याद हो, चैप्टर पढ़ाया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अबे भूल गए हो चैप्टर का नाम कि सुना सुना लग रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया था ना, उसमें 2 तरह के कंडक्टर बताए थे, एक था मेटालिक कंडक्टर, एक था इलेक्ट्रोलाइट्स। मुझे एक बात बताओ, मेटालिक कंडक्टर जो होते थे उनकी कंडक्टिविटी जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता था तो क्या इफेक्ट आता था? कंडक्टिविटी बढ़ती थी या कम होती थी? जल्दी बताओ। हाँ हाँ हाँ, जो मेटालिक कंडक्टर्स होते थे उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती थी? बोलना पड़ेगा भाई, उनकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती थी? जल्दी बताओ। हाँ जी, क्या करती थी? यस, बहुत बढ़िया, काफी सारे लोग हैं जिनका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है। डिक्रीज करती थी, क्योंकि वो क्या होने लगते थे, जो मेटल कर्नल थी उनके साथ उनका कोलिजन होने लगता था इलेक्ट्रॉन का, इस वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता था, है ना। तो जो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो कम होती है, लेकिन जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंक्रीज करेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, अगर आप बात करो सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं, तो बहुत बढ़िया सेमीकंडक्टर होते हैं बेटा सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, है ना। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो होते हैं बहुत तगड़े आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है। देखो सेमीकंडक्टर आप वहां पर पढ़ोगे 2 तरह के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर, इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर, इसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिली हुई है ना, इनमें कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं है। किस किस में? आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम, है ना। ये हम लोग जानते हैं कि ये बहुत अच्छे सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इनमें अगर कोई इंप्योरिटी प्रेजेंट नहीं है तो इनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी कहा जाता है। यस यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। यहां तक कोई परेशानी? हाँ हाँ, यहां तक कोई परेशानी? दादा दादा बोलियो भाई, यहां तक कोई परेशानी नहीं है क्या? हाँ, आगे चलें, फिर आगे चलें। तो यहां पर देखो इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये वाली है, इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये वाली है। ये चीज तो आपको लिखनी है, ये वाली लाइन तो लिखनी है, बाकी कुछ लिखो ना लिखो, है ना।
ये वाली चीज तो लिखनी है बेटा कि इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ इंक्रीज करती है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, है ना, इसी वजह से। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे एक चीज कहता है कि ये जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अगर उसमें कोई इंप्योरिटी नहीं मिली हुई, अगर इनकी कोई इंप्योरिटी नहीं मिली हुई इनमें, तो इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है ना, इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत ही कम होती है। जब इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होगी तो इनको आप कोई यूज नहीं कर सकते, इनका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है ना। ये लाइन लिखी है, द कंडक्टिविटी ऑफ दीज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज टू लो टू बी ऑफ प्रैक्टिकल यूज। इसको आप कहीं पर भी काम में नहीं ले सकते क्योंकि इनकी कंडक्टिविटी की वैल्यू बहुत कम होती है। यस, अच्छा, तो सर इनकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें कुछ इंप्योरिटी डाली जाती है। क्या डाली जाती है? इंप्योरिटीज ऐड की जाती हैं। वो जो इंप्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। वो जो इंप्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस है बेटा, उसको क्या बोला जाता है? डोपिंग कहा जाता है, ठीक है ना। इस इंप्योरिटी से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे बढ़ जाती है, ऐसा क्या कमाल हो गया, है ना। उसको क्या बोला जाता है? डोपिंग। अबे ये वो वाली डोपिंग नहीं जो तुम समझ रहे हो, हाँ, ये अलग वाली डोपिंग है, सेमीकंडक्टर वाली डोपिंग है। यस यस यस, अच्छा। अब ये जो बेटा इंप्योरिटी होती है ना, ये इंप्योरिटी दो तरह की हो सकती है। कितनी तरह की? इंप्योरिटी दो तरह की हो सकती है। कौन कौन सी? एक होती है इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी और एक होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। यस यस यस, कौन कौन सी इंप्योरिटीज होती हैं? एक होती है बेटा इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी और एक होती है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी। और यही जो इंप्योरिटी होती हैं, इनकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्रिएट होता है। आपको याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफेक्ट्स पढ़े थे? दादा याद है क्या आप लोगों को? लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिफेक्ट्स पढ़े थे। डिफेक्ट्स में आया था, एक था एटॉमिक डिफेक्ट और दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। हम लोगों ने लिखा था एटम के अरेंजमेंट में अगर इरेगुलरिटी है तो वो है एटॉमिक डिफेक्ट, यस, और अगर इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट में इरेगुलरिटी है तो वो है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो क्रिएट होता है वो किसकी वजह से होता है? इन इंप्योरिटीज की वजह से, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटीज की वजह से, ठीक है। तो फटाफट से आप इसको नोट करो बेटा, फटाफट से आप इसको नोट करो, फिर आगे चलते हैं, है ना। फिर इन दोनों इंप्योरिटीज के बारे में हमें पढ़ना है, तो नोट करो इसको, देखें फटाफट, फिर आगे चलेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ जी बेटा, नोट करो नोट करो नोट करो, है ना। क्या बोला है मैंने अभी तक क्या बोला है? अगर आपका सेमीकंडक्टर बेटा प्योर फॉर्म में है तो वो आपके किसी काम का नहीं है, बिकॉज उसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू काफी कम होती है। तो हमें क्या करना है? उसकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है, तो उसमें हमें इंप्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी। इंप्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। इंप्योरिटी दो तरह की हो सकती है, इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और ये जो इंप्योरिटीज होती हैं ये इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्रिएट करती है। क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्रिएट करती है, ठीक है। हो गया क्या? यस यस यस, आगे चलें भाई। डन 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 बेटा। थ्योरेटिकल आज वाला पोर्शन यार, देखो मैं पहले ही बता चुका हूं, पूरी थ्योरी आज वाले पोर्शन में। अब आ जाओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटीज की, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये जो कार्बन और सिलिकॉन होता है ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है? सबसे पहले तो ये बताओ, सबसे पहले तो बताओ कि ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, और दूसरा इनकी वैलेंसी कितनी होती है? हाँ, यहीं से तो कहानी स्टार्ट होगी। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये कौन से ग्रुप के एलिमेंट है और इनकी वैलेंसी कितनी होती है? जल्दी बोलो भाई लोगों, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कौन से ग्रुप? हाँ, ग्रुप तो आ गया, ग्रुप तो आ गया भैया, कि ये दोनों ही ग्रुप 14 के मेंबर हैं। बहुत बढ़िया। वैलेंसी कितनी होती है? हाँ सर, कार्बन के फैमिली के मेंबर है ना, कहे शिव जी सुने पार्वती। यस, तो सर इनकी वैलेंसी होती है 4। बहुत बढ़िया। तो मैं आपके सामने प्योर सिलिकॉन मिला रहा हूं, है ना, प्योर सिलिकॉन मैं आप लोगों के सामने बना रहा हूं। देखो ये सिलिकॉन है जिसकी वैलेंसी 4 है, एक और दूसरा सिलिकॉन, इसकी वैलेंसी भी 4। ये रहा सिलिकॉन, है ना, है ना। ऐसे आपके सिलिकॉन के बहुत सारे एटम्स हैं,
है, और जो हर सिलिकॉन है बेटा उसकी वैलेंसी कितनी है, 4 वैलेंसी है। ऐसा आपका सिलिकॉन रहा होगा, है ना, ये ऐसा सिलिकॉन इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा, हमने मान लिया मोटा मोटा इस तरह से। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ने ही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रखा था, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन था ही नहीं, है ना। अब मैंने क्या किया, इसमें ग्रुप 15 का एलिमेंट मिला दिया। ये जो ग्रुप 14 एलिमेंट थे ना सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसमें क्या मिला दिया, ग्रुप 15 का कोई एलिमेंट मिला दिया। और ग्रुप 15 में मान लो मैंने मिला दिया आर्सेनिक। क्या मिला दिया, आर्सेनिक। बेटा आर्सेनिक आपका ग्रुप 15 का मेंबर है, और जो ग्रुप 15 मेंबर्स होते हैं उनकी वैलेंसी कितनी होती है, जल्दी बताओ, 5 होती है कि नहीं होती। तो आर्सेनिक क्या करेगा, एक सिलिकॉन को मान लो इसने हटाया और उसकी जगह खुद बैठ गया। ये लो जी, सिलिकॉन को हटा के आर्सेनिक बैठ गया। अब आर्सेनिक के वैलेंस शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, लेकिन 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में ले रखे हैं पहले से ही, जो सिलिकॉन ने ले रखे थे। एक इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हो, आर्सेनिक का 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। अरे बोल मेरे भाई, जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी डाली, जिसकी वैलेंसी 5 थी, तो एक आर्सेनिक का मॉलिक्यूल एक फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट करके दे रहा है। और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ रहा है, किसी सॉलिड में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो भैया फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी भी तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। हाँ जी, ये चीज बोलनी पड़ेगी आपको। अरे भैया इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है कि नहीं बढ़ती, जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। बोलना भाई, यस। अरे बोलो। बस इस आर्सेनिक ने इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दी, क्योंकि इसने क्या प्रोड्यूस किया है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया, बस। और ये जो सेमीकंडक्टर बना है बेटा, इस सेमीकंडक्टर को बोला जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या बोला जाता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पर आप एन रिलेशन ले सकते हो इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन है बेटा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और इसी वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर भी इसको कहा जा सकता है। तो अगर आपके पास ग्रुप 14 का एलिमेंट है, उसमें आपने ग्रुप 15 एलिमेंट मिला दिया, तो आपको क्या मिलेगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर मिल जाएगा। अरे बोलो, आसान है ना, आसान है, बिल्कुल सिंपल है। आ जाओ फिर, ये जो 3-4 लाइन लिखी हुई है फटाफट से इसको नोट कर लो। हाँ जी। अगर आपको समझ में आ गया, वैसे ही समझ में आ गया तो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप नोट कर सकते हो, लेकिन ये चीज तो नोट करनी है, पहली लाइन तो नोट करनी है ना। पहली लाइन तो नोट करनी है कि ग्रुप 15 का एलिमेंट आपको मिला ना, फास्फोरस या फिर आर्सेनिक। यस। देखो ये लिखता है ना, द इंक्रीज इन कंडक्टिविटी इज ड्यू टू नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, हेंस सिलिकॉन डॉप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। यस। हाँ जी बेटा, कर लो, नोट कर लो इसको। अगर एन टाइप समझ में आ गया तो पी टाइप तो समझने से कोई रोक ही नहीं सकता। एन टाइप समझ में आ गया तो फिर तो पी टाइप बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। हाँ, नोट करो। अगला चैप्टर कौन सा होगा बेटा, अगला चैप्टर होगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री। नेक्स्ट चैप्टर आएगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री, भाई न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वो भी बहुत आसान है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री तो बहुत इजी लगेगा तुम्हें, है ना, वो तो बहुत ही आसान लगेगा। एन का मतलब बेटा नेगेटिव चार्ज से है, क्योंकि यहां पर जो इंप्योरिटी, यहां पर जो कंडक्टिविटी बढ़ रही है वो किसकी वजह से बढ़ रही है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से। दैट्स वाई इसको एन टाइप बोला गया, दैट्स वाई इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर बोला गया, है ना। यस। चलो जी आगे चलते हैं बेटा। अब हम लोग बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनेगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जब हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इंप्योरिटी का मतलब हो गया, जैसे मान लो ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट ऐड कर दिया आपने, है ना। क्या किया आपने, ग्रुप 13 का कोई एलिमेंट ऐड कर दिया। ग्रुप 13 एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है भैया, सर इनके वैलेंसी जो होती है इनकी 3 होती है। सर इनके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस, आ जाओ, वापस आओ। देखो वापस से मैं सिलिकॉन बनाने जा रहा हूं आपके सामने। ये सिलिकॉन का एक बार के लिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सिलिकॉन का लैटिस रहा होगा कुछ इस तरह से, है ना। इस तरह से आपका सिलिकॉन एग्जिस्ट कर रहा था, है ना। इस तरह से आपका सिलिकॉन एग्जिस्ट कर रहा है।
यस, इस तरह से आपका सिलिकॉन एग्जिस्ट कर रहा है और सिलिकॉन की जो वैलेंसी है वो 4 है, सारी दुनिया जानती है सिलिकॉन की वैलेंसी 4 है ना। 4 वैलेंसी के साथ सिलिकॉन एकदम बढ़िया ढंग से बैठा हुआ था, लेकिन इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, है ना। इसके इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं था। यस, इसके इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इसके जो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन हैं सर, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं सिलिकॉन के, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं सर। इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। यस यस, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने क्या किया, इसमें ग्रुप 13 का एलिमेंट मिला दिया, मान लेते हैं आपने बोरोन मिला दिया, लेकिन जो बोरोन है, देखो बोरोन क्या करेगा, बोरोन यहां से सिलिकॉन हटाएगा, उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। समझना भाई गौर से, बोरोन यहां से सिलिकॉन हटाएगा और उसकी जगह खुद बैठ जाएगा। अब आप बोलोगे सर बोरोन के वैलेंस शेल में तो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यस यस, तो अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन है तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां बॉन्ड फॉर्मेशन में काम में आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां काम में आ गया और तीसरा इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में यहां काम में आ गया। सर यहां पर भी एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, नहीं है, सिलिकॉन के पास तो था, लेकिन यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है बोरोन का, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है उसको बोला जाता है होल। ये वाली जो जगह है इसको बोला जाएगा होल। आप बोलोगे एक होल क्रिएट हो गया। मेरी बात समझ में आई? यस, क्या क्रिएट हो गया बेटा? होल क्रिएट हो गया। अब देखो, जैसे यहां पर होल क्रिएट हुआ, ये जो सिलिकॉन था इसका पड़ोसी कोई सिलिकॉन रहा होगा, जो पड़ोसी सिलिकॉन रहा होगा उससे उससे इसका दुख देखा नहीं गया, है ना, इसका दुख देखा नहीं गया। सिलिकॉन बोला यार कोई बात नहीं, तो एक काम कर, यहां पर तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तुम मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इस होल में सिलिकॉन का यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आ गया। अब अगर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन आ गया तो बेटा जी क्या यहां पर होल क्रिएट हो गया? अरे बोल मेरे भाई, दादा बोलना पड़ेगा, यहां होल क्रिएट हो गया। यस, अच्छा, अगर यहां पर होल क्रिएट हुआ तो मान लो इसका कोई पड़ोसी रहा होगा सिलिकॉन, है ना, ये सारे मिल बांट के लोग काम करने वाले लोग हैं ना, एक दूसरे की सहायता करने वाले लोग हैं। इसने बोला यार तेरे यहां होल क्रिएट हो गया, एक काम कर तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो वैसे यहां इलेक्ट्रॉन गया तो यहां होल क्रिएट हो गया। अब जैसे यहां होल क्रिएट हुआ, ये वाला सिलिकॉन था, बोले भाई तू मेरा भाई है, यस, मैं तेरे आज काम नहीं आऊंगा तो कब काम आऊंगा, तू मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले। यहां पर होल क्रिएट हो गया। तुम समझ रहे हो इससे हो क्या रहा है? तुम समझ रहे हो इससे हो क्या रहा है? यहां से हो ये रहा है कि इस होल की वजह से, इस होल की वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, होल भी मूव कर रहा है और साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है। मेरे भाई इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो क्या कंडक्टिविटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस यस यस, दादा बोलना पड़ेगा। अगर होल मूव कर रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। होल यहां से यहां आया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, होल यहां से यहां आया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, मतलब होल के मूव करने की डायरेक्शन और होल के मूव करने की डायरेक्शन और इलेक्ट्रॉन के मूव करने की डायरेक्शन बिल्कुल डिफरेंट है। यस यस यस, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ही इसकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और ऐसे जो कंडक्टर्स होते हैं बेटा उनको बोला जाता है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ऐसे सेमीकंडक्टर्स को क्या बोला जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। यस यस यस, ऐसे कंडक्टर्स को क्या कहा जाता है? पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। है कि नहीं? बहुत जबरदस्त चीज है ना ये। अरे बोलो ना यार, है कि नहीं बहुत बढ़िया चीज? हाँ जी हाँ जी, दादा बोलना पड़ेगा, समझ में आई मेरी बात? यस, शेयरिंग इज केयरिंग, यस, बहुत बढ़िया बात है। हाँ शेयरिंग इज केयरिंग, लेकिन है ना, मतलब तुम्हें पता है कौन सी चीज शेयर करनी है कौन सी नहीं करनी है ना। यस, बहुत बढ़िया। आगे आओ भाई, ये 2-3 लाइन लिखी हुई है, ये 2-3 लाइन अगर आपको लगता है, जिस जिसको लगता है कि उसको लिखने की जरूरत है, जिस जिसको लगता है कि उसको लिखने की जरूरत है वो फटाफट से लिख सकता है, जिसको नहीं लगता वो ना लिखे। जिसको लगता है कि समझ में आ गया है, जिसको लगता है समझ में आ गया है वो ना लिखे, जिसको लगता है कि यार समझ में आ गया लेकिन फिर भी लिख लेता हूं वो नोट कर सकता है। हाँ फटाफट नोट कर लो। यस यस यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नोट करो नोट करो। हाँ करो करो करो, जल्दी बताओ बेटा। जो मैंने समझाया ना वही लिखा है भाई, जो मैंने समझाया एज इट इज वही लिखा है ना, जो मैंने समझाया वही लिखा है, नोट कर लो।
हाँ जी, नोट करो बेटा, हो जाए तो बता देना। हो गया हो गया हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हम लोगों ने इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज वाला जो पोर्शन है वो कर दिया खत्म, है ना। ये इस तरह से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपके सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनके बारे में छोटा मोटा सा ध्यान में रखना होता है, ठीक है ना। आओ, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की, है ना। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। सुनो, आप लोगों ने ऐसा तो सुना होगा फिजिक्स में, सॉरी फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री में भी सुना होगा, फिजिक्स में भी सुना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मूवमेंट दो तरह का होता है। भाई लोगों, अब तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है मतलब आज, है ना। पढ़ लो भाई, लास्ट टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है। जे मेंस में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है, एडवांस में तो नहीं आता, लेकिन मेंस में क्वेश्चन आ जाता है और सीधा क्वेश्चन आ जाता है एकदम से खटाक से, है ना। तो इसको पढ़ लो। हाँ, तो आप लोगों ने ऐसा सुना होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो दो तरह से मूव करता है। किस किस तरह से, एक तो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करना, और एक होता है अपनी एक्सिस पे मूव करना। सुना है ना आप लोगों ने, यस, सुना आप लोगों ने। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट उसी तरह का होता है जिस तरह का आपका अर्थ का मूवमेंट होता है। अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूमती है और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ भी घूमती है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी दो तरह से मूव करता है, एक तो अपनी एक्सिस पे मूव करता है, यस यस, इसको बोला जाता है बेटा स्पिन, है ना। अपनी एक्सिस पे मूव करना, इसको बोलते हैं हम लोग स्पिन। तो या तो स्पिन प्लस हाफ होती थी या फिर स्पिन माइनस हाफ होती थी। आप लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते थे, स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ होता था, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। और एक होता है इलेक्ट्रॉन, जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिटल मोशन शो करता है ना। कौन सा शो करता है बेटा, ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ठीक। अब ये चीज भी है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ना। आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में पढ़ा था, है ना। इसको आप फिजिक्स में और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, और मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने मैग्नेटिज्म पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा तो आप लोग पढ़ने ही वाले हो, मैग्नेटिज्म में ये सारी चीजें आप पढ़ोगे। मैग्नेटिक मोमेंट्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। छोटी सी चीज, मतलब ऐसे हम लोग पढ़ते हैं कि अगर आपका एक चार्ज पार्टिकल अंडर एक्सेलरेशन हो तो वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता था। याद है आप लोगों को, यस यस, याद है ये चीज, है ना। ये चीज आप लोगों को याद है ना। तो आपका जो हर एक इलेक्ट्रॉन होता है, हर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसके मैग्नेट के पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है बेटा, उसका मैग्नेटिक मोमेंट, है ना। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट का भैया केमिस्ट्री में कोई काम नहीं है, ये सारा का सारा आप फिजिक्स में पढ़ोगे। व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट, कैसे जनरेट हुआ, उसके डायरेक्शन क्या है, डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ये सारा सब कुछ उधर आएगा, ठीक है ना। हाँ, इसके मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होने के पीछे दो कारण है। कौन कौन से, एक तो है उसका ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, और दूसरा है उसकी स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो इन दो रोटेशन की वजह से उसका ऑर्बिटल मोशन, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्रिएट होता है। यस 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 यस। और इसी मैग्नेटिक मोमेंट के बेसिस पे हम लोग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो आपके सॉलिड्स हैं उनको टोटल 5 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। कितने तरीके से, टोटल 5 तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। सर कौन कौन सा, एक होता है पैरामैग्नेटिक, दूसरा होता है डायमैग्नेटिक, तीसरा होता है फेरोमैग्नेटिक, चौथा होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक, लास्ट वाला हम लोग बात करेंगे फेरीमैग्नेटिक। यस, ये सारी चीजें आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ोगे। इसको हम लोग हल्का फुल्का बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ पर केमिस्ट्री में। इसीलिए मैंने बोला ना, ये वाला जो पोर्शन है ये आपका फिजिक्स में होना ज्यादा जरूरी है। वो इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको ये वाली चीज आप वहां पर समझते हो कि इलेक्ट्रॉन कैसे मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। आप लोग ये समझते हो कि भैया मैग्नेटिक मोमेंट कहां से आया, कैसे मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है ना। लेकिन अगर आपको ये चीज पता है तो ये चीज आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आने वाली है। यस यस यस। हाँ, अब देखो बहुत सारी जनता मतलब अपने ज्ञान का विस्तार कर रही है यहाँ, है ना। आओ, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। देखो, आप लोगों ने कभी ऐसा नोटिस किया है कि कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे एक चुंबक है ना, मैग्नेट है, उसके पास में अगर आप आयरन लेके जाओगे तो मैग्नेट क्या करेगा, उस आयरन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यस, तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करता है, हल्का सा अपनी तरफ वीकली अट्रैक्टेड करता है,
इसको बोला जाता है बेटा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। हाँ, इनको नोट करना है बेटा, ये नोट करना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आता है। ये जैसे ही आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, ये खुद मैग्नेटाइज हो जाते हैं इन दी सेम डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जो आप लोग निकालना सीखोगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना होता है, ये भी खुद मैग्नेटाइज हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यस, लेकिन इनकी खास बात क्या होती है? जैसे ही आप उनको मैग्नेटिक फील्ड से हटाओगे, जैसे ही उनके चारों तरफ लगा हुआ मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे, इनका जो मैग्नेटिज्म है वो भी खत्म हो जाता है। मतलब ये टेम्परेरीली मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। यस यस, क्या कहा आपने? क्या कहा? सुनो, एक मैग्नेट था, उसके चारों तरफ इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर किसी सब्सटेंस को इस मैग्नेटिक फील्ड में लाओ और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, आप बोलोगे ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है? यस। अब दूसरी चीज क्या लिखा है कि ये जो सब्सटेंस है ये खुद मैग्नेटाइज हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे, वो जो आपका सब्सटेंस है वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। ठीक है? ठीक है? ठीक है। अच्छा सर, इसका मतलब देखो, ये लिखा है लूज देयर मैग्नेटिज्म इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा सर, ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये पैरामैग्नेटिक है या नहीं है? तो आप क्या करोगे, आप देख लो, अगर किसी सब्सटेंस के पास एक या फिर एक से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर किसी सब्सटेंस के पास एक या फिर एक से ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसका मतलब वो जो सब्सटेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। वो जो सब्सटेंस होगा बेटा वो कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। इसके एग्जांपल आपके सामने लिखे हैं, O2, Cu2+, Fe3+, Cr3+। ये कुछ एग्जांपल्स है ऐसे सब्सटेंसेस के, बिकॉज इन सब के पास क्या प्रेजेंट होता है? अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। क्या होना चाहिए बेटा? अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो पक्का पैरामैग्नेटिक होगा। इतना सा ध्यान रखना है तुम्हें। मोटी चीज ये है ना? ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये वाली है जो यहां पर लिखी हुई है। क्लियर क्लियर क्लियर? यस, नोट करो, देखिए बेटा, नोट करो। हाँ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप लोग अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालना सीखते थे ना। O2 डायमैग्नेटिक है। अच्छा अच्छा, O2 डायमैग्नेटिक है, हद है मतलब। हाँ जी बेटा, नोट करो, हो जाए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, हो जाए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑड इलेक्ट्रॉन है तभी अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। किसी के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो फिर भी वो पैरामैग्नेटिक हो सकता है ना? ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है फिर तो होगा ही, फिर तो उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा ही, गारंटी है। लेकिन अगर किसी के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब भी उसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये हम लोगों ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जब डायग्राम बनाते थे उस डायग्राम में हम लोगों ने पढ़ा था। यस, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जस्ट ऑपोजिट होते हैं। अगर मैग्नेटिक फील्ड लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इनको क्या करेगा? बोलेगा मुझे नहीं चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड बेटा इनको रिपेल करेगा साहब, वीकली रिपेल्ड। एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल क्वेश्चन पूछा जा सकता है डायरेक्ट एग्जाम में। जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है एग्जाम्पल्स पे। ये एग्जाम्पल याद रख लेना बेटा, एग्जाम्पल वही पूछा जाएगा जो आपके एनसीईआरटी में। कौन कौन से एग्जाम्पल है? H2O, NaCl, C6, ये आपके एग्जाम्पल लिखे हैं। यस, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनको रिपेल करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। और इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान ये है कि कोई भी ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, और इनके पास बेटा कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। नो अनपेड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। यस बेटा, इनके पास क्या होता है? सर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। यस, अगर आपका इलेक्ट्रॉन पेयर, देखो होता क्या है इलेक्ट्रॉन में, आपको बताऊं होता क्या पेयरिंग से। जैसे मान लो एक ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना? दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो होता क्या बेटा? इस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इस इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देता है। मेरी बात समझ में आ रही? इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देगा। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो आधे इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, और जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। यस यस यस, मेरी बात समझ में आई बेटा? अरे बोलो बोलो, नोट करो बेटा, नोट करो, देखिए इसको। यस यस,
बेटा नोट करिए इसको, बिल्कुल जस्ट, अरे भाई पैरामैग्नेटिक का जस्ट ऑपोजिट होता है, पैरामैग्नेटिक का जस्ट ऑपोजिट उसको आप लोग बोलते हो डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्टेड होते हैं, दीज आर वीकली रिपेल्ड। फिर उसके बाद इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना। और फिर उसके बाद बाकी एग्जाम्पल आपके सामने लिखे गए हैं ना, एग्जाम्पल याद होने चाहिए आपको, इंपॉर्टेंट चीज है एग्जाम्पल्स। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ 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 जी, नोट करो बेटा नोट करो। एरोमेटिक होना ना होना कोई जरूरी नहीं है बेटा, एरोमेटिक ना होना जरूरी नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉन पेड होंगे, इसका मैग्नेटिक मोमेंट इसके मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देगा, खत्म, सारा मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा बेटा डायमैग्नेटिक। अब आओ देखो, अब हम लोग बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं इनको भी मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन भयंकर अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन कैसा होता है, भयंकर। यस, और अगर आप ऐसे सब्सटेंसेस को मैग्नेटाइज करोगे ना, तो इनमें से मैग्नेटिक फील्ड अगर हटा भी लोगे तब भी वो जो बचा हुआ सब्सटेंस है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और फेरोमैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो थे उनको वीकली अट्रैक्ट करता था मैग्नेटिक फील्ड, फेरोमैग्नेटिक को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पहली चीज ये, आपका जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस थे मैग्नेटिक फील्ड हटाते थे तो उनका मैग्नेटिज्म लूज हो जाता था, लेकिन ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे तब भी मैग्नेटिज्म लूज नहीं होगा, है ना। ये परमानेंटली मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज और देखो, यहां पर एक छोटी सी टर्म है जिसको बोला जाता है डोमेन। यहां पर एक छोटी सी टर्म है जिसको बोला जाता है डोमेन। अब ये डोमेन क्या होता है, सुनना, एक छोटी सी टर्म है डोमेन, हाँ, और कहता है कि जो ईच डोमेन है वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। देखो डोमेन का मतलब और कुछ नहीं है, डोमेन का मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स। अरे बेटा कुछ हार्ड वार्ड नहीं है ना, डोमेन का मतलब क्या है, डोमेन का मतलब है ग्रुप ऑफ आयंस या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे मान लो आपका कोई एक मेटल है, आपका कोई मेटल है, उसमें बहुत सारे मेटल्स के एटम प्रेजेंट होंगे, है ना, बहुत सारे मेटल। अबे वो मैथ्स वाला डोमेन नहीं है, कह रहा है डोमेन मतलब मैथ्स वाला, अबे वो नहीं है, सुनो तो सही, हाँ अरे सुनो तो सही, मेटल है उसमें बहुत सारे मेटल के आयंस प्रेजेंट है ना, बहुत सारे मेटल के आयंस प्रेजेंट है, और जो हर आयन है उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है, मान लिया उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है ना, उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है और अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट है। तो उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक मोमेंट की अपनी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में है। तो ये जो ग्रुप ऑफ आयंस है जिनका मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में है इसको बोला जाता है डोमेन, और ये जो पूरा डोमेन है इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है। अब देखो हुआ क्या, ऐसे ही एक और ग्रुप ऑफ आयंस भी होंगे यहां पर जिनका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, ये भी एक तरह का डोमेन है। ऐसे कुछ एटम्स ऐसे भी हैं, कुछ आयंस ऐसे भी हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन में है, इसको भी मैं डोमेन बोलूंगा। तो ऐसे बहुत सारे डोमेन प्रेजेंट है एक मेटल के अंदर। यस, डोमेन का मतलब अपने आप में और कुछ नहीं है, ऐसे ग्रुप ऑफ आयंस या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनका मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में है। मेरी बात समझ में आ रही? अब हुआ क्या, जब आपका मैग्नेटिक मोमेंट, अगर आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा, अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा तो इनके जो मैग्नेटिक मोमेंट्स होते हैं, दीज मैग्नेटिक मोमेंट्स आर रेंडमली ओरिएंटेड, है ना, इनका मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल रेंडमली ओरिएंटेड होगा, और इसी वजह से ये सारे एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। किस केस में, किस केस में, जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में इन सब का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, एक दूसरे से लड़ भिड़ के खत्म हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, इन सब का मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो इन सारे डोमेन्स का जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा उसकी डायरेक्शन वही होगी जो आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है।
यस 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 यस। क्या 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 बोला है मैंने, क्या बोला है मैंने, वापस सुनो क्या बोला है मैंने। जब मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो इन सब का मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देगा और खत्म हो जाएगा। यस, अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड आपने लगा दिया तो ये जो सारे मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं ये उसी डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाएंगे जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाएगा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल नोट कर लियो भाई, एग्जाम्पल नोट कर लियो, क्वेश्चन आ जाएगा इससे डायरेक्ट। एग्जाम्पल नोट कर लियो, इससे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट। और क्वेश्चन जेई मेंस में पूछा जाएगा, जेई एडवांस में इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता है। यस यस यस, क्लियर है। अच्छा, अगर आपको फेरोमैग्नेटिक समझ में आ गया ना तो आपको एंटी फेरोमैग्नेटिक समझने से कोई रोक ही नहीं सकता। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है, होता कुछ ऐसा है कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो तो जो मैग्नेटिक मोमेंट्स है, हर डोमेन का मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। देख रहे हो, जो मैग्नेटिक मोमेंट है बेटा वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो, खत्म। डिफरेंस इतना ही है ना। उसमें भी सेम यही डोमेन होता है, ये वाले जो डोमेन है वो सेम फेरोमैग्नेटिक में भी प्रेजेंट है, यही डोमेन एंटी फेरोमैग्नेटिक में भी प्रेजेंट है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या है, फेरोमैग्नेटिक में सारे डोमेन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया सारे डोमेन एक डायरेक्शन में हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट इंक्रीज कर गया। इस वाले केस में क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट जो ऑपोजिटली ओरिएंटेड है तो होगा क्या, ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे तो इनका नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, जीरो। इसको क्या बोला जाएगा, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है MnO, है ना, है ना, है ना। तो नोट कर लो, चलो नोट कर लो भाई लोगों, नोट कर लो, कोई बात नहीं। यस यस, हाँ जी हाँ जी। जिसको मैग्नेटिक मोमेंट में डायरेक्शन है, जिसको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन या फिर मैग्नेटिक मोमेंट में परेशानी है, थोड़ा वेट करो, थोड़ा सा वेट करो, समझ में आएगा आपको जब आप फिजिक्स में पढ़ोगे। ठीक है ठीक है ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट आप लोग फिजिक्स में पढ़ लोगे अगर आपको उसकी डायरेक्शन के बारे में कोई परेशानी है तो। ठीक है ठीक है, अभी जितना इधर हमने लिखा है ना उतना बस ध्यान रखो, है ना। इतना ध्यान रखो कि फेरोमैग्नेटिक में मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में हो जाते हैं, एंटी फेरो में ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाते हैं, बस इतना सा ध्यान रखो। डन डन हो गया, आओ फिर आओ। इसके बाद आता है, एक आता है फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। देखो फेरीमैग्नेटिक में क्या होगा, जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, कुछ मैग्नेटिक मोमेंट एक डायरेक्शन में होंगे और कुछ मैग्नेटिक मोमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, लेकिन ये इक्वल नंबर्स में नहीं होंगे। भाई अगर इक्वल नंबर में होते तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो जाता। यस, यहां पर इक्वल डायरेक्शन है तो ऑपोजिट डायरेक्शन, देखो इनकी तीन की डायरेक्शन एक है, इन दो की डायरेक्शन एक है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। यहां पर तीन की एक है, इन दो की अलग है, तो यहां पर भी कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? यस यस। तो इस वजह से यहां पर नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हो पाता। ये लिखा है ना, एंटी पैरेलल डायरेक्शन इन अनइक्वल नंबर्स। एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन है तो सही, लेकिन इक्वल नंबर्स में नहीं है। फेरोमैग्नेटिक में सारे एक डायरेक्शन में, एंटी फेरोमैग्नेटिक में ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर भी ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकिन सेम नहीं है तो कैंसिल आउट नहीं होंगे। बस इतना सा डिफरेंस होता है, खत्म, है ना। इन ये वीकली मैग्नेटिक फील्ड इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और इनके एग्जांपल अच्छे से याद कर लियो, अच्छे से याद कर लियो। Fe3O4, MgFe2O4, ZnFe2O4, ये कुछ एग्जांपल्स हैं किनके, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। और एक चीज मैं और बता दूं, एक चीज और इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, अगर आप इनको हीट करोगे, अगर आप इनको हीट करोगे तो पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। यस यस यस, अगर आप फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक में। बस बस बस, किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा,
पैरामैग्नेटिक में। इनको हीट करने से ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पैरामैग्नेटिक में। तो मैं आपको कह दूं इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, या तो ऐसी स्ट्रक्चर देके आपसे पूछ लेगा कि बताओ इनमें से फेरीमैग्नेटिक का डोमेन वाला स्ट्रक्चर कौन सा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नोट करो बेटा नोट करो। चलो दे दिया टाइम, अरे टाइम दे तो रहा हूं यार, इतना टाइम दे रहा हूं नोट करने का फिर भी। हाँ मतलब जितना हो सके उतना नोट करो, अगर सारे नोट नहीं कर पाओ तो क्लास खत्म होने के बाद नोट कर लेना बेटा। ऐसा हमेशा तो नहीं होता ना, ऐसा हमेशा तो नहीं होता, कई बार थ्योरी ज्यादा होती है तो थोड़ा कम टाइम देना पड़ता है, क्योंकि जब थ्योरी ज्यादा होती है ना तो ये दिक्कत आती है। जब थ्योरी ज्यादा होती है तो हर चीज आप लिख नहीं सकते, है ना। हाँ 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 हाँ, नोट करो बेटा नोट करो इसको। वाह 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 वाह, यस 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 यस, बहुत बढ़िया। तो बेटा ये आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है ना। आपका एनसीईआरटी के हिसाब से ये चैप्टर खत्म हो चुका है, ठीक है ना। लेकिन जो आपका मॉड्यूल है उसमें दो तीन छोटी छोटी टर्म्स के नाम लिखे गए, है ना, दो तीन छोटी छोटी टर्म्स के नाम लिखे गए, वो मैं एक बार के लिए नाम आपको समझा देता हूं। क्या है वो आपकी कॉपी में होने चाहिए, नहीं तो तुम देखोगे कि यार ये तो यहां पर है हमारी कॉपी में नहीं है, सर ने ये नहीं लिखा है वो नहीं लिखा है ना। आइए फिर उन टर्म्स के देख लेते हैं। सबसे पहला जो नाम है वो है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, हालांकि इसका केमिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है ना। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स किसको बोला जाता है, ये ऐसे मटेरियल्स होते हैं विच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कोई रेजिस्टेंस शो नहीं करते। सुपर कंडक्टिंग नाम ही इनका चीख चीख के कह रहा है, सुपर कंडक्टिंग, है ना, जिनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। लिखता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है बेटा डिक्रीज करता है डिक्रीज इन टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ऐसे सब्सटेंसेस का जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करता है और लगभग जीरो हो जाता है, नियर दी एब्सोल्यूट जीरो। जब आपका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो की तरफ जाता है, जब आपका टेम्परेचर बेटा एब्सोल्यूट जीरो की तरफ जाता है तो इनका रेजिस्टेंस भी लगभग जीरो हो जाता है, और अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया इसका मतलब भयंकर कंडक्टिविटी शो करेगा। दैट्स व्हाई इनको सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स कहा जाता है, ठीक है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप और ध्यान रख लोगे, लिखता है कि इस स्टेट में जो मटेरियल होता है वो डायमैग्नेटिक बन जाता है एंड आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेट्स। जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं इस केस में कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है रिपेल बाय द मैग्नेटिक, और अगर डायमैग्नेटिक है इसका मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड उनको रिपेल करेगा। मोस्ट मेटल्स बिकम सुपर कंडक्टिंग एट लो टेम्परेचर। जो आपकी मेटल्स होती हैं वो जो मेटल्स होती हैं वो लो टेम्परेचर पे किसकी तरह की बिहेव करती है, सुपर कंडक्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव करती हैं, क्योंकि जब आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो इन मेटल्स का रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा और एब्सोल्यूट जीरो पे इनका टेम्परेचर, इनका जो रेजिस्टेंस होगा लगभग जीरो हो जाएगा, उनको आप सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बोल दोगे, ठीक है ना। तो सिर्फ इतना सा सुपर कंडक्टिंग क्या होता है इसको आप ध्यान रखो, ठीक है ना। तो नोट कर लो इसको, 3-4 लाइन लिखी हुई है फटाफट से, है ना है ना है ना। यस यस यस, नोट कर लोगे बेटा, नोट कर लोगे, फटाफट नोट करो, देखें फटाफट नोट करो, देखें नोट करो बेटा नोट करो। हाँ जी हाँ जी, लिख लो लिख लो, हाँ भाई लिख लो लिख लो, डन हो गया डन हो गया, ओके ओके। हाँ एक्स्ट्रा क्लास तो होगी, एक्स्ट्रा क्लास नहीं मतलब जो अपनी क्लास नहीं हुई ना उसकी कंपनसेटरी क्लास तो होगी ना, देखते हैं वो किस दिन होती है। हाँ जी देखते हैं वो किस दिन होती है। अच्छा देखो एक और होता है, एक सब्सटेंस और होता है जिनको बोला जाता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। क्या बोला जाता है, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, है ना। एक होता है पायरो इलेक्ट्रिक, एक होता है पाइजो इलेक्ट्रिक। ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जिनको अगर आप क्या करो, जिन पे अगर आप मैकेनिकल स्ट्रेस मतलब इनको अगर आप प्रेशराइज करो, क्या कह रहा हूं, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर आप क्या करो, प्रेशराइज करो। इनको अगर आप प्रेशराइज करो तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करते हैं।
करंट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को बोला जाता है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, है ना। यहां पर पीजो का मतलब होता है पुश, आपने पुश किया ऐसे सब्सटेंसेस को, इन पे क्या अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स आपके सामने लिखा है, केन शुगर, क्वार्ट्ज और रोशेल सॉल्ट, है ना, ये इनके एग्जांपल्स हैं। आप इनको डायरेक्ट याद रख सकते हो एग्जांपल्स को, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, आपको सिर्फ ये वाली लाइन पता होनी चाहिए कि अगर आप इन पे प्रेशर अप्लाई करते हो, अगर आप इन पे प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यस 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 यस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके ओके। अब उसके बाद एक और है बेटा, एक और होता है जिसका नाम है पायरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, एक और नाम है क्या, पायरोइलेक्ट्रिक। पायरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस ऐसे मटेरियल्स होते हैं बेटा जो करंट प्रोड्यूस करेंगे, जो करंट प्रोड्यूस करेंगे कब, जब आप उनको हीट करो या फिर कूल करो। अगर आप उनके टेम्परेचर में ऊपर नीचे करते हो ना, अगर आप उनका टेम्परेचर ऊपर नीचे करते हो, तब ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं। इससे पहले वाले जो सब्सटेंसेस थे वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते थे कब, जब आप उनको प्रेशराइज करते थे, जब उन पे आप क्या लगाते थे, प्रेशर अप्लाई करते थे, स्ट्रेस लगाते थे। इनके एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हैं बेटा, पॉलीविनाइल फ्लोराइड्स हो गए और आपका गैलियम नाइट्राइड आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है ना। तो इसको फटाफट से नोट कर लो, क्या है पायरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, है ना। एक एक दो लाइन की चीज आप याद रख ही सकते हो ना, क्या पता कहीं से कभी पूछ ही ले साला, है ना, क्या पता कहीं पे कुछ पूछ ही ले, तो एक बार आप लिख लो, आपके नोट्स में लिखा हुआ होगा। इतनी सारी चीजें हम लोग याद करते हैं, अरे भाई ये दो लाइन और याद कर लोगे तो कुछ बुरा थोड़ी ना हो जाएगा, हाँ जी हाँ जी, यस, हाँ 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 हाँ, नोट करो बेटा, नोट करो इसको, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नोट करो बेटा, नोट करो, हो गया हो गया हो गया हो गया, यस, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसके बाद जाते जाते मैं आपको ब्रैक्स लॉ के बारे में पढ़ा देता हूं, जाते जाते हम लोग क्या करते हैं, ब्रैक्स लॉ के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ब्रैक्स लॉ में एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये ब्रैक्स लॉ भी आपको तब समझ में आता है जब आप फिजिक्स पढ़ लेते हो, यस, ये भी आपको कब समझ में आता है, जब आप फिजिक्स पढ़ लेते हो, है ना। तो ब्रैक्स लॉ क्या है, छोटा सा देखो, छोटी सी चीज है, बहुत कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है केमिस्ट्री में, क्योंकि आप फिजिक्स में वापस से जो इसमें एक टर्म आती है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन आप फिजिक्स में पढ़ते हो, है ना, डिफ्रैक्शन आप फिजिक्स में पढ़ते हो, तभी वहां पर ये टॉपिक समझ में आ पाता है, ठीक है ना। तो आओ देखिए ब्रैक्स लॉ क्या है, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको लिखवा देता हूं, मैं आपको यहां पर एक फॉर्मूला लिखवा देता हूं। जैसे मान लो एक सॉलिड की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, एक सॉलिड की मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसमें ये सॉलिड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, देखो सॉलिड के पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना। ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स है इसका एक प्लेन ये रहा, सॉलिड पार्टिकल्स का एक प्लेन ये रहा, सॉलिड पार्टिकल्स का एक प्लेन ये रहा, है ना, सॉलिड पार्टिकल्स का एक प्लेन ये रहा, है ना। और ये जो प्लेन्स है बेटा सॉलिड पार्टिकल्स के, ये जो प्लेन्स है सॉलिड पार्टिकल्स के, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, इन सॉलिड पार्टिकल्स के प्लेन की जो डिस्टेंस है उसको मैंने लिख दिया डी से, उसको मैंने किससे लिख दिया बेटा, डी से, यस, हाँ ऑप्टिक्स में पढ़ोगे बेटा डिफ्रैक्शन वहां पर आएगा, है ना, यस, यहां पर मैंने लिख दिया बेटा डी। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, यहां पर आपने डी लिखा और यहां से आपकी आप रेज आ रही है वो आपने इस पे ऊपर डाली, है ना। मान लेता हूं ये एक्सरे है, क्या बेटा ये एक्सरे है, तो यहां से आपकी एक्सरे आई, आपका जो एक्सरे का एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, इंसिडेंट रे जो है, ये जो इंसिडेंट रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये है बेटा थीटा, ठीक है, थीटा क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये यहां से चली गई, इस पार्टिकल को हिट किया, यहां से ये इंसिडेंट रे है, इस पार्टिकल को हिट किया और इस पार्टिकल को हिट करके यहां से बाहर चली गई, यस। अरे बेटा नेक्स्ट चैप्टर बताया तो था, अभी नेक्स्ट चैप्टर बताया तो है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होगा, अबे नेक्स्ट चैप्टर की क्यों टेंशन लेते हो, इसको तो देखो, अभी नेक्स्ट चैप्टर की क्यों टेंशन लेते हो। यहां पर ये जो आपने रेज डाली है बेटा, ये जो रेज है, मान लिया ये जो रेज है इसका वेवलेंथ कितना है, लेमडा है, ये जो वे आपने डाली है, रे आपने डाली है, उसका वेवलेंथ कितना है, लेमडा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, थीटा है, और इन दो प्लेन्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी है। तो ब्रैग ने एक लॉ दिया था, ब्रैग का कहना था
ब्रैक का कहना था कि 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। दिस इज ब्रैक्स लॉ, दिस इज ब्रैक्स लॉ। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला कहां से आया, क्या आया, कैसे डिराइव हुआ, इसके पीछे की सारी कहानी मैं नहीं समझाऊंगा। आप सिर्फ इतना ध्यान रखोगे 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। वेर इज डी? डी क्या है बेटा? डी है दो प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस। डी क्या है बेटा? थीटा क्या है? थीटा है सर एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेमडा क्या है सर? लेमडा है वेवलेंथ। लेमडा क्या है यहां पर? वेवलेंथ है सर। और ये क्या है बेटा? एन क्या है? एन इज ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। ये क्या है बेटा? ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, ऐसा ऐसा ऐसा। यस यस यस, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर। सर ये हमें कैसे पता लगेगा? ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन कैसे पता लगेगा? ये क्वेश्चन में गिवन होगा आपको पहले से। यस यस, ये क्या होगा? आपको पहले से गिवन होगा, है ना, कि फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन है या फिर सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन है, इस तरह से लिखा हुआ होगा। ठीक है, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। बताओ याद रहेगा? करो देखें क्वेश्चन इस पे। हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी हाँ जी, नोट करो बेटा जल्दी से, ये क्वेश्चन करो, देखें नोट क्या करना है। सिर्फ इतना छोटा सा फॉर्मूला है, इससे हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हाँ जी, इससे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आओ 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 आओ। क्या कह रहा है देखो, लिखता है द वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज। जो वेवलेंथ आ रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दे रखा है देखो, थीटा कितना सर 30 डिग्री का दे रखा है, और जो स्पेसिंग दे रखी है एटॉमिक स्पेसिंग, है ना, जो दो प्लेन्स के बीच का डिफरेंस है बेटा, डी का वैल्यू दे रखा है कितना सर? ये दे रखा है 2 × 10⁻⁻10 मीटर, और लिखा है फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन। फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन मतलब एन की वैल्यू 1 हो गई, और हमसे क्या पूछा है बेटा? लेमडा का वैल्यू पूछा है। तो सर फॉर्मूला हमें आता है 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, और हमसे लेमडा पूछा है 2 × 10⁻⁻10। सर साइन थीटा, थीटा है सर साइन 30, है ना, साइन 30, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन 1 दे रखा है इंटू लेमडा। कर लोगे? हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। यस 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 भाई, साइन 30 कितना होता है? 1/2, 2 से 2 उड़ जाएगा, 2 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। लेमडा कितना आ जाएगा? 2 एंगस्ट्रॉम। तो यार ये जो टॉपिक है ना आपका ब्रैक्स लॉ, ये जो टॉपिक है ब्रैक्स लॉ, इसमें यही एक फॉर्मूला है, मैंने आपको बोल दिया ये वाला एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखें, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनेंगे। 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा, सारे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, आपको बस ये पता होना चाहिए डी क्या है, थीटा क्या है, एन क्या है और लेमडा क्या है, बस। इसके अलावा और कुछ ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक। ओके, देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और लाया हूं, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए और लाया हूं, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एक और मैं और लाया हूं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, यस यस, आज का लास्ट क्वेश्चन, और फिर उसके बाद आपकी छुट्टी। आज का लास्ट क्वेश्चन और फिर उसके बाद आपकी छुट्टी। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देख लो ना यार, ये क्वेश्चन देख लो ना, 5 मिनट है, हमारे काम में आ जाएगा। देखो क्या दे रखा है, लिखता है कैल्शियम क्रिस्टलाइजेज इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अरे भाई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, इसका मतलब एफसीसी, और सर एफसीसी में जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4 होते हैं। लिखता है एज लेंथ का वैल्यू दे रखा है 0.556 नैनोमीटर, मतलब ये हो गया सर 0.556 × 10⁻⁻9 मीटर। बोलो, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो सर ये हो जाएगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ये आपको एज लेंथ दे रखी है। हमसे पूछता है बताइए डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी क्या होगी अगर इसमें 0.1% फ्रैंकल डिफेक्ट प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो? 0.1% फ्रैंकल डिफेक्ट प्रेजेंट हो। अब मुझे एक बात बताइए, फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? जल्दी बताओ, फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, फ्रैंकल डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है? जल्दी बोलो ना। फ्रैंकल डिफेक्ट जो होगा उसकी वजह से डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे भाई ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था तुम्हें, जल्दी बोल दियो, और सही सही बोलियो, हाँ और सही सही बोलियो।
नो चेंज सर, कोई चेंज नहीं आता। आप डेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो, Z इंटू एम डिवाइडेड बाय Na इंटू ए क्यूब, खत्म। Z का वैल्यू है कितना? Z का वैल्यू है 4। कैल्शियम सारी दुनिया जानती है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 40। यस, तो यहां पर M की जगह आ जाएगा 40। Na जो है बेटा, Na आपको पता ही है, A की वैल्यू आपके सामने है। अगर D निकालोगे 1.546, ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा, है ना। ये डेंसिटी आएगी पहले वाले केस में, पहले वाले केस में। यस 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 यस। अब देखो क्वेश्चन में आगे लिखा है, अगर मान लो इसके पास 0.1% शॉर्ट की डिफेक्ट आ जाए। अच्छा, शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता था? शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता था? कैटायन और एनायन दोनों छोड़ के भाग जाते थे। अगर कोई ये कहे, अगर मान लो टोटल 100 आयन है, एक बार के लिए मान के चलो टोटल 100 आयन है, और अगर कोई कहे कि 10% शॉर्ट की डिफेक्ट आ गया, 10% का मतलब है 10 आयन छोड़ के भाग गए। अरे बोलना भाई, यस यस, 10 आयन छोड़ के भाग गए। तो अगर ये कह रहा है 0.1% शॉर्ट की डिफेक्ट आया है, इसका मतलब जो आज Z होगा सर वो 4 नहीं रहेगा। 4 तो तब था सर जब कोई डिफेक्ट नहीं था। अब सर कुछ आयंस छोड़ के भाग गए, कुछ एटम छोड़ के भाग चुके हैं सर, तो अब Z की वैल्यू 4 नहीं है सर। सर 4 से कुछ कम हो जाएगी, कितनी कम हो जाएगी सर? 0.1% कम हो जाएगी, है ना। तो 4 का 0.1% कम हो जाएगा, बोल हाँ कि ना। यस 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 यस। क्या तुझे ये मेरी बात समझ में आई क्या? ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है बेटा, इसकी वजह से जो Z की वैल्यू है, वो हो जाएगी 3.996। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई? क्या तुझे मेरी बात समझ में आई? बोलना पड़ेगा भाई, बोलना पड़ेगा भाई। अगर कोई कहे कि भाई 10% मेरे नंबर कम आए, तो इसका सीधा सा मतलब यही है ना कि 100 में से 10 नंबर कम आए, इसका मतलब यही हो गया। कोई कहे मेरे 10% नंबर कट गए, इसका मतलब 100 में से 10 नंबर कम आए, 10 नंबर कम हो गए, 90 नंबर आए उसके। यहां पर लिखा है 0.1% शॉर्ट की डिफेक्ट है, इसका मतलब क्या हुआ? पहले एटम 4 थे, अब कुछ कम हो जाएंगे। कितने कम हो जाएंगे? 4 का 1% कम हो जाएगा, क्योंकि उतने एटम छोड़ के भाग गए। ए भाई बोलना है यार दादा। यस यस। तो अब आपको क्या करना है, Z की वैल्यू 3.996 लेनी है और वापस से फॉर्मूला लगा देना है, Z इंटू एम डिवाइडेड बाय Na इंटू ए क्यूब। ये फॉर्मूला लगाओ और Z की जगह ये वाली वैल्यू लिख देना, आपको डेंसिटी मिल जाएगी। खत्म कहानी। यस 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 यस, बोलिए बोलिए बोलिए। क्लियर है, क्लियर है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हो जाएगा ना। तो जब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना शॉर्ट की डिफेक्ट का, कि इतने परसेंट शॉर्ट की, जैसे मान लो यहाँ 10% शॉर्ट की डिफेक्ट लिखा होता, तो यहां पर होता 4 - 4 × 10/100, है ना। इतना परसेंट कम हो जाएगा। क्लियर क्लियर? यस यस यस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक और था जो मैं सोच रहा था मैं आपको करवा दूंगा आज। छोटा सा टॉपिक, वो भी हालांकि उस पर भी क्वेश्चंस एज सच तो नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी हम लोग इसको करेंगे। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री इन अ क्यूब, है ना। ये एक छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसको कोई बात नहीं, इसको आज नहीं करेंगे, है ना। इसको मैं आपको एडवांस की जो क्लास होगी ना, एडवांस वाली क्लास, उसमें करवा दूंगा। ठीक है, इसको कहां कर लेंगे बेटा? जो इसकी एडवांस क्लास होगी ना इस चैप्टर की, उसमें हम लोग इसको कर लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है ना। अभी नहीं करेंगे, हाँ हाँ अभी नहीं करेंगे भाई, अभी नहीं कर रहे हैं ना। एडवांस जो क्लास होगी बेटा, इसमें मैं इस वाली चीज को करवा दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आज का जो आपका होमवर्क है, होमवर्क क्या हो गया कि आप लोग रिवाइज करें बहुत बढ़िया ढंग से, है ना। पूरा चैप्टर हम लोगों ने खत्म कर दिया, पूरे चैप्टर को रिवाइज करें, फिर उसके बाद आप मॉड्यूल सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आज की आपको डीबीपी दे रखी है, डीबीपी सॉल्व करें। ऑल राइट ऑल राइट। और ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा कंपैरिजन में, है ना। आज टाइम नहीं है ना यार, आज टाइम नहीं, इस वजह से अभी इसके बाद भी तो क्लास है, इसके बाद भी तो क्लास है ना, इस वजह से अभी तो नहीं कर सकते। हाँ, ये चैप्टर आपको थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, लेकिन आई कैन गारंटी यू, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे, एक बार आप नोट्स अच्छे से पढ़ के आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, आई कैन गारंटी यू आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जो पिछले चैप्टर्स में जितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, उतने ही क्वेश्चंस यहां पर भी सॉल्व कर पाओगे, है ना। मुश्किल इतना है नहीं जितना आप लोगों को लग रहा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर, आज का जो सेशन है वो खत्म हो चुका है। कितने पेज छोड़े बेटा? आप पेज छोड़ दो, 3-4 पेज छोड़ देना। हाँ हाँ 3-4 पेज छोड़ देना। फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ एडवांस में ही पूछा जाता है। जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा सिर्फ और सिर्फ एडवांस में ही पूछा जाता है, और एडवांस में भी इसके हर साल क्वेश्चन नहीं आता, कभी कभी इसमें से क्वेश्चन आता है। हाँ 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 हाँ, अब सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो भाई लोगों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हम लोगों ने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ी थी ना, दादा सुनियो मेरी बात, अरे केमिकल काइनेटिक्स नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, उसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ते थे। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स जो थी उसमें जो आपको फॉर्मूले लिखवा रखे थे, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एटी, एटी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस के टी, यस 0.t हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ये भैया अपॉन के, ये फॉर्मूले वगैरह याद करके आना एक बार। सेम चीज यहां पर काम में आएगी, क्योंकि जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री की रिएक्शंस होती हैं सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है सर, यस सिर्फ उतना सा रिवाइज करके आ जाना। कल वाली क्लास में इतना सा टॉपिक रिवाइज करके आ जाना, बाकी तुम्हें और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस। हाँ, न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्कूल का पार्ट नहीं है, जेई मेंस का भी पार्ट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस में पूछा जाता है, और वो भी हर साल नहीं आता, मिक्स एंड मैच कभी 2-3 साल में एक आधा क्वेश्चन पूछ लेता है, निहायती इजी क्वेश्चन। मैं तो कहता हूं हर साल आए तो आपको फायदा है, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है इसमें से। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो अब सेशन को करें खत्म। यस यस यस, करें खत्म, करें खत्म करें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। तो अब देखो यार, जो आपके मोटे मोटे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे, जो मोटा मोटा फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे वो खत्म हो गए। अब दो बहुत छोटे छोटे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स बचे हैं, एक है न्यूक्लियर केमिस्ट्री और दूसरा बचा आपका सरफेस केमिस्ट्री। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, ये दोनों चैप्टर्स हम लोग 5 लेक्चर में खत्म करेंगे। कितने चैप्टर, कितने लेक्चर? 5 लेक्चर, ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक, तो 5 लेक्चर तक आपको और झेलना है मुझे अभी के लिए, फिर कोई और टीचर आएगा। ऑलराइट, तो चलिए फिर आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। शायरी वायरी नेक्स्ट क्लास में सुनाएंगे यार, अगली क्लास में ना, अभी टाइम हो गया खत्म, नेक्स्ट क्लास में सुनाएंगे। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि बेटा काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।